हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर जिसका नाम है प्रारंभिक बचपन में वैकासिक संरचना। बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो प्रारंभिक बचपन होता है उसमें जो बच्चे हैं उनमें कौन कौन सी वैकासिक संरचना होती है, अर्थात कौन कौन सा विकास होता है, जिसमें हम शारीरिक विकास के बारे में, मानसिक विकास के बारे में, संवेगात्मक विकास के बारे में जानेंगे। तो करते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट। जीवन काल के स्तर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीवन काल के कौन कौन से स्तर होते हैं। मानव जीवन काल को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी अवधि में, कौन कौन से साल में मनुष्य कौन कौन से स्तर पर आता है, हाँ यहाँ दिखेंगे। सबसे पहले है प्रसवपूर्ण अवधि, अर्थात गर्भ धारण से लेकर जन्म तक जो प्रसवपूर्ण अवधि होती है वो आती है जब बच्चा किसी माँ के पेट में आता है तब से, और जब वो जन्म ले लेता है जो वो कहलाता है पूरा प्रसवपूर्ण काल। इसके बाद है नवजात की अवधि। नवजात में आता है जन्म से 1 महीने तक, हम कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी, तो वो उसे कहेंगे जो जन्म ले लेता है बच्चा तब से लेकर 1 महीने का होता है तब तक। इसके बाद है शैशव अवस्था, वो आती है 1 महीने से लेकर 2 वर्ष तक। 1 महीने की बच्चे से लेकर 2 साल तक का बच्चा शैशव अवस्था में कहलाता है। इसके बाद आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें आता है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। ये बाल्यावस्था है प्रारंभिक वाली, जो 2 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए होती है। इसके बाद है मध्य बाल्यावस्था, ये होती है 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के लिए। किशोरावस्था होती है 11 से 12 वर्ष से 18 से 19 वर्ष। आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी होगी कि कौन सी अवस्था कौन सी उम्र में होती है। इसके बाद है प्रारंभिक वयस्क अवस्था, वो होती है 18-19 वर्ष से 40 वर्ष तक। अधेड़ आयु कहलाती है 40 से 60 वर्ष तक, और वृद्धावस्था होती है 60 से ऊपर। समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी एज में कौन कौन सी अवस्था होती है। इसके बाद है विकास के प्रतिमान। विकास जिसका वास्तविक रूप से अर्थ अनेक प्रक्रियाओं, शारीरिक, सामाजिक तथा संज्ञानात्मक के मध्य जटिल अंतरक्रिया के परिणाम है। विकास का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है उसका किस प्रकार से शारीरिक रूप से विकास हो रहा है, मानसिक रूप से विकास हो रहा है, संवेगात्मक रूप से हो रहा है, संज्ञानात्मक रूप से हो रहा है, तो उसका एक अंतरक्रिया का एक जटिल परिणाम है वो जो कहलाता है हमारा विकास के प्रतिमान। ठीक है। सबसे पहले है शारीरिक, जिसे हम कहते हैं जैविक प्रक्रियाएं भी। आनुवंशिक विरासत शारीरिक इंद्रियों का विकास, क्रियात्मक कौशलों यथा साइकिलिंग, ड्राइविंग, लेखन आदि में निपुण होना, हार्मोनल परिवर्तन जैसे मूछें आना, यौनारंभ में भार का बढ़ना, ये सब विकासों में जैविक प्रक्रियाओं की भूमिका को दर्शाता है। मनुष्य के शरीर में जो डेवलपमेंट होता है, अर्थात मनुष्य जो शारीरिक रूप से उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, दाढ़ी मूछ आ रही हैं, यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से क्रियाएं कर रहा है, जैसे साइकिलिंग कर रहा है, इसके अलावा ड्राइविंग कर रहा है, लेखन कार्य कर रहा है, उसमें निपुणता आ रही है, हार्मोनिकल जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब आते हैं किसकी वजह से? जैविक प्रक्रियाओं की वजह से, कि शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति में चेंजेस आते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही बताया गया है। और हम क्या करते हैं, अधिकतर जो हम में परिवर्तन आता है वो आनुवंशिक रूप से भी आता है, क्योंकि हमारे जेनेटिकली जो चीज चली आ रही है वो ही हम में दोबारा आती है। शारीरिक इंद्रियों का हमारे विकास होता है और हम बहुत सारे कौशल है वो अपने आप डेवलप कर पाते हैं। इसके बाद है ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं में विचारों, बुद्धिमत्ता तथा बच्चे की भाषा में परिवर्तन शामिल है। इसमें कौन कौन से आता है कि हमारे विचार परिवर्तन होना, हमारी बुद्धि का क्या होना, डेवलपमेंट होना, हमारे जो बच्चे की जो भाषा है उसमें परिवर्तन होना, ये सब किसमें आएगा? हमारे ज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, जानना, समझना, समस्या समाधान करना, याद करना, कल्पना करना, ये सभी ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। हम हमारी बुद्धि का प्रदर्शन, अर्थात हमारे ज्ञानात्मक विकास का प्रदर्शन कहाँ करेंगे? किसी समस्या को समाधान करने में, कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में, याद करने में, ध्यान करने में, किसी भी चीज को जानने में, कल्पना करने में। तो यहाँ पर हमारी क्या काम आती है? बुद्धि काम में आती है। तो ये सब कहलाती हैं ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। ठीक है। इसके बाद है सामाजिक प्रक्रियाएं। शिशु की पहली मुस्कान, माँ तथा बच्चे के मध्य लगाव का विकास, बच्चे द्वारा अपने सामान पारी तथा अन्यों के साथ खेल में बांटना सीखना, ये सब सामाजिक प्रक्रियाओं को दर्शाता है। जब बच्चा और व्यक्तियों के साथ मिलता जुलता है, मुस्कान है, वो एक दूसरे के सामने स्माइल पास करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, आ रहा है समझ में? और यदि बच्चा जब और लोगों के साथ मिलने जुलने लगता है तो वो सब हो जाती हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है कि शिशु
मुस्कुराता है। माँ और बच्चे के प्रति क्या होता है, आपस में लगाव होता है। बच्चा अपना सामान है वो दूसरों से क्या करने लग शुरू करता है, बाँटना शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है। तो ये सब किसमें आती है, सामाजिक प्रक्रियाओं में, जहाँ बच्चा समाज से क्या करने लग जाता है, अटैच होने लगता है। इसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि तथा विकास। हम यहाँ जानेंगे कि जो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था की अवस्था है, जिसमें हमने 2 से लेकर 6 वर्ष के बारे में पढ़ा था, उसमें वृद्धि क्या कैसी होती है बच्चे में और विकास कैसा होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। सामान्यतः हम वृद्धि को और विकास को दोनों को एक ही उसमें ले लेते हैं कि वृद्धि मतलब वही बढ़ना, विकास भी क्या होता है, वही बढ़ना, लेकिन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है। वृद्धि तथा विकास संपूरक प्रक्रियाएं हैं। वृद्धि शरीर में मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है, जैसे भार तथा लंबाई। इसके विपरीत विकास से तात्पर्य गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल है। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वृद्धि से मतलब है केवल मात्रा में परिवर्तन होना, अर्थात शरीर का वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना। तो ये सब क्या है, वृद्धि हो रही है। ठीक है। जबकि मात्रा का मतलब मात्रात्मक के साथ साथ यदि गुणात्मक भी होता है तो उसे हम कहते हैं विकास। जैसे कि कोई पौधा है, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, वो थोड़ा सा घना हो रहा है, तो सब क्या हो रही है, उसमें वृद्धि। लेकिन यदि उसमें उसके जो गुण बढ़ रहे हैं, अर्थात उसमें बहुत अच्छे बीजों का अच्छा फल बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसके अंदर फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो वो उसमें गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है, तो वो होगा साथ में विकास। तो विकास में तो मात्रा और गुण दोनों शामिल होते हैं, जबकि वृद्धि में केवल मात्रा शामिल होती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है विकास को सुव्यवस्थित सुसंगत परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विकास का मतलब होता है सुव्यवस्थित प्रगति करना, अर्थात उसके अंदर वृद्धि भी आएगी विकास के अंतर्गत, तो विकास तो होता ही होता है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक अर्थात ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आ रहा है बच्चों समझ में। विभिन्न प्रकार के विकासात्मक परिवर्तन विभिन्न सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। बहुत सारे विकासात्मक परिवर्तन होते हैं और वो बहुत सारे सिद्धांतों का अनुसरण करके बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत निम्नानुसार है। वृद्धि तथा विकास सुव्यवस्थित अनुक्रम का अनुसरण करते हैं। वृद्धि और विकास दोनों का मतलब है कि एक व्यवस्थित रूप से एक अनुक्रम चलता आएगा और उसी को वो फॉलो करते रहते हैं। प्रत्येक बच्चा सामान्यतः अनेक स्तरों से गुजरता है तथा प्रत्येक की अपनी अनिवार्य विशेषताएं होती है। सब बच्चे हैं वो डेवलप होते हैं, सब बच्चों में क्या होती है, ग्रोथ होती है, लेकिन सब बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग स्तर से होता है, उनकी अलग अलग स्टेजेस से वो गुजरते हैं और सबकी अपनी अपनी क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। विकास की दर व प्रतिमान में व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, अंतर। जो विकास के प्रतिमान है या वृद्धि का हम कह सकते हैं, तो सभी बच्चों में वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यद्यपि मनुष्य एकीकृत इकाई के रूप में विकसित होता है, किंतु उसके शरीर का प्रत्येक भाग भिन्न स्तर से विकसित होता है। मूल रूप से विकास की दर को दो श्रृंखलाएं होती हैं। देखो बच्चों, वैसे तो जो हम कहते हैं कि व्यक्ति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, व्यक्ति वृद्धि कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं उसका भार बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, लेकिन सब चीजों में एकदम से या एक जैसा परिवर्तन नहीं होता। हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो नाक है उसकी साइज और आंख है उसकी साइज क्या होती है, अलग होती है। कान अलग साइज के होते हैं, हाथ अलग साइज के होते हैं। तो सब चीजों में परिवर्तन कैसा होता है, अलग अलग तरीके का होता है। और ये एक श्रृंखला पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी। सबसे पहले जो होती है मस्तक का भूमुखी, जिसे हम कहते हैं सिफिलोकॉडला, अर्थात कॉडल, अर्थात सिर से लेके पैर तक का विकास प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया हो जो होती है जो सिर से शुरू होकर, कहाँ से, सिर से शुरू होकर पैर तक चलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मस्तका भूमुखी। ठीक है। ये कहाँ से शुरू होगी, सिर से लेकर, और फिर बाद में पैर तक की विकास है। इसके बाद दूसरी है समीप धुराभिमुखी, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, केंद्र से अंतिम छोरों तक साइड की ओर, ये बीच से शुरू होकर और छोरों की तरफ जाएगी। ठीक है। इसलिए इसे समीप दूराभिमुखी कहते हैं। इस विकास के अंतर्गत बच्चा सर्वप्रथम अपनी रीढ़ पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद हाथ व उंगलियों पर। रीढ़ हम जानते हैं मिड में होती है, तो पहले वो रीढ़ पर अपना नियंत्रण प्राप्त करेगा, उसके बाद उसके किस पे जाएगा, उंगलियों पर और हाथों पर। ठीक है। विकास अनिवार्य रूप से परिपक्वन तथा सीखने के मध्य अंतर क्रिया का परिणाम है। विकास परिपक्वता को तो दिखाता ही है कि भाई व्यक्ति बड़ा हो रहा है, साथ में वो सीख भी रहा है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। तो उसको, जो दोनों के बीच में जो चलता रहता है अंडरस्टैंडिंग, वो उसको कौन दिखाता है, विकास दिखाता है। इसके बाद है वृद्धि तथा विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं।
किस वजह से वृद्धि और विकास अधिक होती है, किस वजह से ये कम होती है, वो हम यहाँ देखेंगे। वंशानुगत, हम जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था कि हम में बहुत सारी चीजें जेनेटिकली आती हैं, तो उससे हमारी वृद्धि भी और विकास भी प्रभावित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है, उसकी हाइट क्या है, कम, तो अधिकतर ये देखते हैं कि उसका जो बच्चा पैदा होगा उसकी हाइट भी क्या होगी, कम। तो ये किसकी वजह से आया है, जेनेटिकली वजह से। आ रहा है समझ में? तो वंशानुगत है, वो हमारे वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। वंशानुगत हमारे शरीर के आकार को, हमारी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अनेक शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, व्यवहारात्मक गुणों का निर्धारण करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें जेनेटिकली प्राप्त होती है। आप को किसी को भी कहते हुए सुनाई दे देगा आपको कि ये चीज इसके पापा पे गई है, ये चीज इसकी मम्मी पे गई है, ये इसके दादा पे गई है, इसकी दादी पे गई है। क्यों? ये सब हमें वंशानुगत रूप से प्राप्त होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो हमारा बौद्धिक स्तर हो। आ रहा है बच्चों समझ में? चाहे वो हमारा सामाजिक स्तर हो। तो वंशानुगत वृद्धि को और विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद है प्रसव पूर्ण वातावरण। जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो उस वक्त जो माता है उसने क्या क्या किया है, उसके आसपास कैसा वातावरण रहा है, उसका एक जो बच्चे है उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इससे कहते हैं प्रसव पूर्व वातावरण। गर्भावस्था के दौरान का वातावरण बाद के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तभी तो कहते हैं कि जब एक माँ गर्भवती होती है तो उसको एक अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए और एक अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, क्योंकि उसका सारा इम्पैक्ट किससे पड़ता है, उसके बच्चे पर पड़ता है जो कि उसकी कोख में है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसका प्रभाव भी उसकी वृद्धि पर भी और उसके विकास पर पड़ता है। इसके बाद है पोषण। एक बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए एक उचित पोषण अनिवार्य है। एक बच्चा एक अच्छी ग्रोथ करे, उसके लिए उसको एक अच्छा खाना पीना चाहिए, उसे एक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, उसे अच्छा पोषण मिलता है तो एक अच्छी वृद्धि और वो विकास कर पाता है। एक कुपोषण युक्त बच्चे का विकास या तो अवरुद्ध या विकृत होता है। यदि बच्चे को एक अच्छा खाना पीना नहीं मिल पाता, वो कुपोषण का शिकार होता है, तो या तो उसकी वृद्धि कैसी रहती है, अवरुद्ध रहेगी, या फिर कैसी होगी, विकृत हो जाएगी। इसके बाद है मानसिक स्तर। तीव्र बुद्धि का संबंध तीव्र विकास से है, जबकि निम्न बुद्धि का संबंध विकास के विभिन्न पहलुओं में पिछड़ने से है। तीव्र बुद्धि है तो उसका संबंध क्या है, तीव्र विकास। यदि व्यक्ति का विकास तीव्र है तो इसका मतलब उसकी बुद्धि बहुत शार्प होती चली जाएगी, और निम्न बुद्धि है तो इसका मतलब क्या है, उसका विकास का स्तर बहुत धीमा है। घर का भावात्मक वातावरण। यदि घर के अंदर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, शांति रहती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसका सीधा का प्रभाव किस पे पड़ता है, बच्चे के ऊपर और बच्चे के विकास और वृद्धि पर पड़ता है। लेकिन यदि इसका विपरीत, घर में बहुत कलेश हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं और सास बहू में लड़ाइयाँ हो रही, तो ये सब का संबंध किससे होता है, बच्चे के मानसिक स्तर पर पड़ता है और उसके शारीरिक स्तर पर, अर्थात उसके वृद्धि और विकास पर पड़ता है। यदि घर में अत्यधिक द्वेष, लड़ाइयाँ होती हैं, तो बच्चे को पर्याप्त स्नेह या ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इससे बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आपके स्नेह, धैर्य या आदरपूर्ण व्यवहार से बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि बच्चा, कहते हैं बच्चा जो देखेगा वो वही फॉलो करता है। यदि बच्चे आपको स्नेह करते हुए, प्यार करते हुए, धैर्य से देखता है, तो वही बच्चे में आता है और बच्चे में उसी तरह से वृद्धि और विकास होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसके बाद है बच्चे का स्वास्थ्य। यदि बच्चा बार बार बीमार पड़े या किसी विकृति का शिकार हो जाता है, या अपंग है, या अव्यवस्थित अंतःस्रावी क्रियाएं हैं, तो उससे बच्चे का विकास प्रभावित होगा। यदि बच्चे को कोई बीमारी है, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, या फिर उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इससे भी बच्चे का विकास क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है उद्दीपन का स्तर। एक वातावरण द्वारा उपलब्ध उद्दीपन की मात्रा, वातावरण के अन्वेषण के अवसर, अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया के अवसर सभी विकास की दर को प्रभावित करते हैं। वातावरण में कौन कौन से उद्दीपन है जिससे व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, इसके अलावा वातावरण में कौन कौन सी चीज क्रिया है जिससे बच्चा वहां पर क्या कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, तो ये सब क्या करेंगे, बच्चे के वृद्धि को और विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है सामाजिक आर्थिक स्थिति। यह बच्चे को प्राप्त होने वाले पोषण, उद्दीपन, सुविधाओं तथा अवसरों के प्रकार को निर्धारित करती है और इसलिए उस बच्चे के विकास की दर को प्रभावित करती है। यदि सामाजिक रूप से एक बच्चे को एक अच्छा स्तर मिल पा रहा है, समाज में उसको मिलने जुलने का अवसर मिल पा रहा है, इसके अलावा यदि बच्चे को एक आर्थिक रूप से भी सारी सुविधाएं मिल पा रही है, तो उसका असर बच्चे की वृद्धि पर और विकास पर डायरेक्ट पड़ता है। इसके बाद है यौन। 9th आता है यौन। यौन भी एक कारक है
जो कभी कभी विकास के कुछ पहलुओं में बच्चे की संभावनाओं क्षमताओं का निर्धारण करता है, जैसे लड़के लड़कियों की अपेक्षाकृत लंबे व वजन में अधिक भारी होते हैं। अब यौन अर्थात जो लिंग है वो भी क्या करता है, बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जैसे आप जानते हो कि लड़के हैं वो अधिक गठीले होते हैं, जो लड़कियां हैं वो जल्दी बढ़ती हैं, जो लड़के हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं और लड़कियां थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, लिंग से, जैसे हम यौन भी कह सकते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, विकास प्रभावित होता है। इसके बाद है प्रारंभिक बाल्य अवस्था में विकास की विशेषताएं। जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है उसमें विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक विकास के लक्षण, कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था में ज्ञानात्मक कौन कौन सा विकास हो जाता है। यह विश्वास करना कि संसार विद्यमान है चाहे वे स्वयं उसे देख ना सके। वस्तु स्थायित्व क्या आ जाता है, बच्चों को ये समझ आ जाती है कि संसार है, ठीक है, चीजें विद्यमान है, अर्थात वस्तु स्थायित्व की जो वस्तु स्थायित्व है वो बच्चों के अंदर लक्षण आ जाता है, ठीक है। इसके बाद है अन्यों का परिप्रेक्ष्य, विचार को न देख पाना, आत्म केंद्रित, वो जो अन्य जो व्यक्ति हैं उसका परिप्रेक्ष्य नहीं देख पाते हैं, सिर्फ स्वयं को जान पाते हैं, तो इसे हम कहते हैं आत्म केंद्रित, ठीक है। इसके बाद है तर्क संगत विचारों का अभाव। उनके अंदर अभी बच्चे हैं, प्रारंभिक बाल्य अवस्था है, तो तर्क वितर्क जो आती है उस तरह के जो विचार है उसका उनमें अभी अभाव पाया जाता है। यह धारणा रखना कि सभी वस्तुएं जीवित तथा अजीवित में जीवन तथा भावनाएं विद्यमान है। वो ये देखते हैं कि सभी वस्तुएं कैसी हैं, कौन सी वस्तु जीवित है और कैसी है अजीवित है, किसमें जीवन है और किसमें भावनाएं हैं, वो ये सब चीजें देख पाते हैं। कल्पनाओं में लिप्त रहना तथा अपनी धारणाओं के साथ खेलना। वो कैसे रहते हैं, कल्पनाओं में लिप्त रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और अपनी ही धारणाएं बना लेते हैं और उसी के साथ वो चलते रहते हैं। इसके बाद है सतही रूप से नजर आने वाली अवधारणाओं से सरलता से भ्रमित होना। उनको जो चीज दिखाई देती है, जो सतही रूप से, वो अंदर तो जाना जानते ही नहीं है कि भाई इसके अंदर भी क्या हो सकता है, तो वो उससे आसानी से क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। उनको इस तरह की बातें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं। इसके बाद है अकेंद्रित ध्यान। ध्यान नहीं रख सकते वो, हम कहेंगे कि आप एकदम ध्यान पूर्वक चीजों को सुनिए, तो वो नहीं सुन सकते क्योंकि उनमें केंद्रीकरण अभी नहीं हो पाता है। सीमित स्मरण शक्ति, उनको याद करने की शक्ति भी कैसी होती है, उनकी थोड़ी सीमित होती है। सामान्य संबंधों के विषय में भ्रमित, सामान्य जो संबंध है कैसे होते हैं उसके में भी वो कैसे रहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहते हैं। रंग, आकार, आकृति, संख्या, दिनों आदि की मूल अवधारणाओं को ग्रहण करना। रंग को, कैसा रंग है, आकार कैसा है, आकृति कैसी है, संख्याएं, दिन, इनको की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो उनको आ जाती हैं। उच्च स्तर की उत्सुकता, उनमें उत्सुकता, जिज्ञासु बहुत होते हैं, वो हर तरह की चीजों को जानना चाहते हैं। दो शब्दों से पूरे वाक्य तक तथा व्याकरणिक प्रयोगों के साथ साथ भाषा में परिवर्तन, वो शब्दों को मिलाकर वाक्य बना लेते हैं और जो उनकी व्याकरण जो है उस प्रयोगों के साथ वो भाषा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद शारीरिक विकास के लक्षण, अभी हमने देखा कि उनमें कौन कौन से ज्ञानात्मक विकास हो जाते हैं, इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में कौन कौन से शारीरिक विकास हो जाते हैं। 2 वर्ष की आयु पर एक बच्चा, सबसे पहले हम देखते हैं 2 वर्ष पर एक बच्चा क्या क्या शारीरिक विकास को ग्रहण कर लेता है। बच्चे का वजन होता है 23 से 30 पाउंड और लंबाई 32 से 35 इंच होती है। ये एक एप्रोप्राइट है जो कि बच्चे की हाइट और बच्चे का वजन होगा। इसके बाद है आंतों की क्षमता तथा मूत्राशय पर नियंत्रण, क्षमता डेवलप हो जाती है, मूत्राशय पर नियंत्रण भी हो जाता है, दौड़ सकता है, बॉल को लात मार सकता है तथा 3 क्यूब की मंजिल बना सकता है, ये उसके अंदर स्किल्स आ जाती हैं। इसके बाद है 2 से 3 वर्ष की आयु पर उसमें क्या क्या होता है, बच्चे का भार 32 से 33 पाउंड हो जाता है, उसकी लंबाई है 37 से 38 इंच हो जाती है। 2 साल पे हमने पढ़ा था, अब 2 से 3 साल में हम देख रहे हैं कि उसकी लंबाई में और वजन में क्या परिवर्तन हो जाता है। अब क्या कर सकता है, वो सीढ़ियों से छलांग लगा सकता है, ट्राईसाइकिल चला सकता है, ट्राईसाइकिल जिसके दोनों साइड्स पे क्या होते हैं, पहिए होते हैं, एक 8 क्यूब वाला जो टावर है वो खड़ा कर सकता है आदि। अभी वो 3 क्यूब वाला करा था 2 वर्ष में, अब 8 क्यूब वाला टावर खड़ा कर सकता है, अर्थात उसमें वृद्धि हो रही है और उसका विकास भी हो रहा है साल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। इसके बाद है 3 से 4 वर्ष की आयु पर
बच्चे का भार 30 से 40 पाउंड हो जाता है और उसकी लंबाई 40 से 41 इंच हो जाती है। हम यहाँ पर हर एक साल में देख रहे हैं कि कैसे उसकी लंबाई बढ़ पा रही है और कैसे उसका वजन बढ़ रहा है। घर में अनेक दैनिक कार्यों में आत्मनिर्भर हो जाता है, जैसे कपड़े पहनना। बहुत सारी चीजें वो खुद से करना सीख जाता है। ठीक है। एक पैर पर क्या कर सकता है, वो खड़ा हो सकता है, ऊपर नीचे छलांग भी लगा सकता है और गोल व क्रॉस के आकार को बना सकता है। अब उसमें और स्किल्ड आ जाती है। अब वो एक पैर पे भी खड़ा हो सकता है, छलांग लगा सकता है, वो क्रॉस भी बना सकता है, गोल आकार भी बना सकता है। इसके बाद 4 से 5 वर्ष की आयु पर बच्चे का वजन अब और बढ़कर 42 से 43 पाउंड और लंबाई हो जाती है 43 से 44 इंच। परिपक्व मोटर नियंत्रण आ जाता है। स्किपिंग, स्वयं कपड़े बदलना, लंबी छलांग लगाना, चौकोर या त्रिकोण आकार को बना पाता है। अब वो खुद से बहुत सारी चीजें कर पाता है, कई चीजों में आत्मनिर्भर हो जाता है, स्वयं कपड़े बदल लेता है, छलांगे लगा लेता है, जो बहुत सी शेप्स हैं उनको वो डिफरेंशिएट भी कर पाता है। इसके बाद है संवेगात्मक विकास के लक्षण। ज्ञानात्मक विकास हमने देख लिया, फिर उसके बाद हमने शारीरिक विकास देख लिया प्रारंभिक बाल्य अवस्था में, और इसके बाद हम देखते हैं संवेगात्मक क्या क्या विकास होता है। सबसे पहले है 2 वर्ष की आयु पर कौन कौन से संवेग उसमें परिवर्तन होते हैं। झल्लाहट भरा क्रोध दर्शाता है, उसे क्रोध, झल्लाना, जैसे उसको कोई चीज नहीं मिल रही है तो वो उसको आ जाता है। नए शिशु यदि हो से नाराज रहता है, कोई यदि नया बच्चा आ जाता है उसके सामने तो वो उससे जल्दी से घुल मिल नहीं पाता, उससे नाराज रहता है। नकारात्मक प्रवृत्ति होती है, कौन सी प्रवृत्ति आ जाती है उसमें, नकारात्मक। इसके बाद 2 से 3 वर्ष की आयु पर क्या विकास होता है, अन्यों से अलग होने का भय होता है। उसके साथ जो रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, उससे लगता है कि ये मेरे से दूर ना चला जाए, तो उससे उसका भय होता है। नकारात्मक प्रवृत्ति यहाँ पर भी होती है। क्रोध, दुख तथा हर्ष के लिए भिन्न भिन्न चेहरे बनाता है, उसे पता होता है कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ दुख व्यक्त करना है, कहाँ रोना है, तो उसके लिए वो अलग अलग चेहरे बना लेता है। विनोद प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, उसे जहाँ खुशी होती है तो वो भी उत्पन्न वो करता है। इसके बाद 3 से 4 वर्ष की आयु पर माता पिता के प्रति क्या दिखाता है, स्नेह दिखाता है। 3 से उसको स्नेह दिखाना, कैसे हम प्यार दिखा सकते हैं, वो आ जाता है। अंधेरे, राक्षस, चोट आदि का काल्पनिक भय होता है, उसको अंधेरे का भय, राक्षस का भय, इसके अलावा चोट, इनका क्या रहता है, उसको काल्पनिक भय कि भाई मुझे ये ऐसा ना हो जाए। इसके बाद 4 से 5 वर्ष की आयु में जिम्मेदारी तथा ग्लानि के एहसास का अनुभव करता है। 4 से 5 साल का होता है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है कि मुझे मेरा सामान ऐसे संभाल के रखना है, मेरी ये जिम्मेदारी, क्योंकि वो स्कूल भी जाने लग जाता है। और ग्लानि का जो एहसास है, कुछ गलत करता है तो उसका एहसास भी उसे होता है। उपलब्धियों में गर्व का अनुभव करता है, कुछ उपलब्धियां वो प्राप्त करता है तो उसे प्राउड भी फील होता है। इसके बाद है सामाजिक विकास के लक्षण। संवेगात्मक विकास में देख लिया कि कौन कौन से आयु में बच्चा कौन कौन सा विकास कर लेता है। इसके बाद है सामाजिक में 2 वर्ष की आयु पर जो करने को कहा जाए उसका विपरीत करता है। हम उसको कहेंगे ये काम करो, लेकिन वो वैसा ना करके दूसरा करेगा, क्योंकि उससे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ एकदम सही है, मतलब वो अपने मन की करना चाहता है। तो सामाजिक में ये होता है। 2 से 3 वर्ष की आयु पर क्या परिवर्तन होता है, माता पिता की क्रियाओं की नकल करता है, जो माता पिता करते हैं वो उसको करने की कोशिश करता है। ठीक है। आश्रित होता है, लिपटता है, उसको चिपकने की और माता पिता पर आश्रित होने की, या फिर जो भी उसके साथ रहता है उस पर आश्रित होने की उसको आदत होती है। स्वतत्व बोधक होता है, खुद की चीजों का उसको ज्ञान होता है। बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, जो भी बच्चे आते हैं उनके साथ उसको खेलना पसंद आता है। 3 से 4 वर्ष की आयु पर क्या होता है सामाजिक विकास, दूसरों के साथ बांटना सीखता है, जो चीजें हैं वो दूसरों के साथ बांटना सीख जाता है। अन्य बच्चों के साथ समन्वय के साथ खेलता है, बच्चों के साथ बॉन्डिंग बन जाती है और उनके साथ सहयोग के साथ खेलते हैं। नर्सरी स्कूल में प्रवेश करता है, क्योंकि वो अब नर्सरी स्कूल में आ जाता है 3 से 4 साल का बच्चा। अपने समान लिंग अभिभावक को पहचानने लगता है, जो भी अभिभावक हैं उनको वो पहचानने लगता है। काल्पनिक मित्र बना लेता है, वो अपने जो भी चाहता है उन मित्रों को बना लेता है। मानव शरीर में रुचि उत्पन्न होने लगती है, खुद के शरीर के बारे में वो जानने लगता है। इसके बाद अपनी यौन भूमिकाएं क्रियाएं करने लगता है, जो भी अपनी यौन भूमिकाएं क्रियाएं हैं जो उससे से रिलेटेड है वो उसको करने लगता है। इसके बाद है 4 से 5 वर्ष की आयु में, 4 से 5 वर्ष की आयु में क्या सामाजिक विकास होता है, अन्य बच्चों के साथ खेलने लगता है, जैसे बच्चा पहले भी खेल रहा था अब अन्य बच्चों के साथ वो खेलने लगता है। प्रतिस्पर्धी हो जाता है कि मैं फर्स्ट आना चाहूँ,
चाहिए हूँ और जो दूसरा बच्चा है वो मेरे से आगे नहीं निकलना चाहिए, तो इस प्रकार से उसमें कॉम्पिटिटिव भावना आ जाती है। उचित यौन क्रियाओं को वरीयता देता है, उसे समझ में आता है कि क्या चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, उन यौन क्रियाओं को वो वरीयता देना शुरू करता है। आगे बच्चों, तो ये चैप्टर होता है यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।